हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का संपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, इससे पहले इस चैप्टर के हमने थ्योरी एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखे हैं तो आप उसको ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता की खोज पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। क्या बोल रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की सिंधु सभ्यता की खोज पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। तो इसका आंसर देखते हैं। क्या बोल रहा है कि लाल बहादुर साहनी और दयाराम साहनी ने, क्या बोल रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री और दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा में उत्खनन करवाया। कहाँ पे करवाया? हड़प्पा में उत्खनन करवाया, जो कि 1925 तक चलता रहा। कब से कब करवाया था? 1921 में हड़प्पा में करवाया उत्खनन, जो कि 1925 तक चलता रहा। इसके बाद 1926 से 1933 तक मधु स्वरूप के निर्देशांक में उत्खनन कार्य हुआ। मोहनजोदड़ो में 1922-23 में रखलदास बनर्जी के निर्देशांक में उत्खनन कार्य आरंभ हुआ। इसके बाद सर जॉन मार्शल के निर्देशांक में उत्खनन कराया, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा नामक शहर के कारण पड़ा। तो हड़प्पा सभ्यता किसके कारण पड़ा था? हड़प्पा शहर के कारण हड़प्पा सभ्यता का नाम पड़ा था। तो ये था फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की खोज पर आप संक्षिप्त में टिप्पणी लिखे। तो ये था इसका राइट आंसर। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि कि कार्बन 14 विधि के बारे में आप क्या जानते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2? कार्बन 14 विधि के बारे में आप क्या जानते हैं। तो कार्बन 14 विधि, वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। किस विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है? वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि की खोज अमेरिकी रसायन शास्त्र B.F. लिम्बी द्वारा सन 1946 में किया गया था। कब किया गया था? सन 1946 में किया गया था। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 C12 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 12 स्थिर रहता है। कब स्थिर रहता है? मृत अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 12 स्थिर रहता है, मगर कार्बन 14 का निरंतर क्षय होने लगता है। किसका क्षय होता है? कार्बन 14 निरंतर क्षय होने लगता है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है कि और फिर जिस पदार्थ में कार्बन 14 यानी C4 की मात्रा जितना कम होता है वह उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। क्या बोल रहा है कि C4 की मात्रा यानी कार्बन 14 की मात्रा जितना कम होता है वह उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कि कार्बन 14 विधि के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आप इसको ये याद रखिएगा कि अमेरिकी शास्त्र B.F. लिम्बी द्वारा सन 1946 में किया गया था इसका खोज। किसके द्वारा? अमेरिकी रसायन शास्त्र B.F. लिम्बी द्वारा सन 1946 में कराया गया था इस विधि की खोज। तो अगला नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि पुरातात्विक से आप क्या समझते हैं। किससे बोल रहा है कि पुरातात्विक से आप क्या समझते हैं? खनन के द्वारा पृथ्वी के गर्भ से, किसके द्वारा? खनन के द्वारा पृथ्वी के गर्भ से निकले हुए पदार्थ जैसे कोयला, पेट्रोलियम को ही पुरातात्विक कहते हैं। किसको कहते हैं? कोयला, पेट्रोलियम को पुरातात्विक कहते हैं। पुरातात्विक का अर्थ होता है क्या? खोदना। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि पुरातात्विक का अर्थ क्या होता है। तो पुरातात्विक का अर्थ क्या होता है? खोदना होता है। आप ये सब याद रखिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था पर प्रकाश डाले। किस पर? हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था पर प्रकाश डाले। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। कहाँ बसा था यह सभ्यता? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। यहाँ के लोग नदी से नहरों का निर्माण करके सिंचाई किया करते थे। किससे निर्माण करके? नहरों का निर्माण करके सिंचाई किया करते थे। किससे? नदी से नहरों का निर्माण करके सिंचाई किया करते थे। इस सभ्यता में कुएं एवं तालाब के द्वारा भी सिंचाई के प्रमाण मिले हैं। क्या मिला है? इस सभ्यता में कुएं एवं तालाब के द्वारा भी सिंचाई के प्रमाण मिले हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था बहुत ही उत्तम था। क्या था? हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था बहुत ही उत्तम था।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए, जितना बता रहे इसको नोट करके आप बार बार रिपीट मारिए, ये याद हो जाएगा। हमने बहुत ही आसान भाषा में लिखे हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि पर प्रकाश डाले। क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि पर प्रकाश डाले। देखते हैं इसका आंसर क्या है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। क्या है? हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। आज कोई भी इतिहासकार इस लिपि को नहीं पढ़ पाया। इस लिपि की खास बातें यह थी कि पहली लाइन दाएं से बाएं की ओर और बाकी लाइनें बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। पहली लाइन क्या लिखा जाते थे? दाएं से बाएं की ओर, और बाकी लाइन बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। तो इसीलिए इस लिपि को आज तक कोई इतिहासकार नहीं पढ़ पाया है। तो यही थी इस लिपि की खास बातें। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर यही था। इसको आप भी नोट डाउन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे को आप नोट डाउन करके बढ़िया से 2-3 बार रिपीट करिए, सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो से आप क्या समझते हैं? मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। यहाँ की भूमि उपजाऊ थी। क्या थी? यहाँ की भूमि उपजाऊ थी। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है इस तरह की, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसको कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो को कहते हैं। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कहते हैं। किसको कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो को कहते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है आगे। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 483 किलोमीटर है। ये आप याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट, इसको आप पूछिएगा एग्ज़ाम में। इसको एग्ज़ाम में पूछते आए कि 400 कितना है? 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर ये एग्ज़ाम में पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितना है? 483 किलोमीटर। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने किया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको भी पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? तो ये किया था किसने? दयाराम साहनी ने किया था हड़प्पा सभ्यता का खोज। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज कब किया था? 1921 में किया था। कब किया था? 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। किसने किया था? तो यह दयाराम साहनी ने किया था। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है। मोहनजोदड़ो का खोज रखलदास बनर्जी ने किया था। किसने किया था मोहनजोदड़ो का खोज? रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया था। कब किया था? तो 1922 में किया था। रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किया था। कब किया था? 1922। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? जाहिर सी भाई बात है कि हिंदू सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर ही सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन करवाया था। क्या करवाया था? उत्खनन करवाया था। कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन करवाया था। हड़प्पा नामक स्थान पर करवाया था। 1921 में करवाया था। कब? 1921 में। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोगों को हड़प्पा शहर से मिला है। कहाँ से मिला था? हड़प्पा शहर से मिला था। हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता को भी सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। यह सभ्यता कहाँ बसी हुई थी? सिंधु नदी के सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे बसा हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कैसे मिली? किसकी? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कैसे मिली? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के अनेकों स्रोत हैं। क्या है? अनेकों स्रोत हैं हड़प्पा संस्कृति की जानकारी की। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी अलग अलग खुदाई करने पर अनेकों चीज़ होने का प्रमाण मिला है, जैसे लकड़ी, भवन, गलियां, स्नानागार, मिट्टी की मिलने की जानकारी मिली है। क्या क्या मिले हैं? सड़कें मिले हैं, भवनें मिले हैं, गलियां मिले हैं, स्नानागार मिलने की जानकारी मिला है।
और आगे क्या क्या मिला देखते हैं। मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। मिट्टी के खिलौने, धातु की मूर्तियाँ, आभूषण जैसे अनेकों चीज़ मिले हैं। मिट्टी की मोहरों में धर्मलिपि आदि का ज्ञान भी मिला है। तो ये सब मिला था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी इसी से पता चलता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि उन 6 स्थानों के नाम बताइए जहाँ हड़प्पा संस्कृति उन्नत और परिपूर्ण थी। संबंधित प्रदेशों का नाम भी लिखें। क्या बोल रहा है कि उन 6 स्थानों का नाम बताइए जहाँ हड़प्पा संस्कृति उन्नत और परिपूर्ण थी। संबंधित प्रदेशों के नाम भी बताइए। तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि उन 6 स्थानों के नाम उन 6 स्थानों को ही नगर माना जाता है जहाँ हड़प्पा संस्कृति उन्नत और परिपूर्ण हुई थी। तो पहला था क्या, हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया था। आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज आर.डी. बनर्जी ने किया था, जिसको हम रखलदास बनर्जी भी कहते हैं। तीसरा था चानूदाड़ो। चानूदाड़ो कहाँ है, अभी पाकिस्तान में। चानूदाड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। और क्या है, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। बानावली हरियाणा में। तो उन 6 स्थानों का यही सब नाम था। पहला था क्या, हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, चानूदाड़ो था, लोथल था, और कालीबंगा था, और बनावली था। उनके खोजकर्ता का नाम था, मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता का नाम क्या था, आर.डी. बनर्जी, जिसको हम रखलदास बनर्जी भी कहते हैं। और चानूदाड़ो का है पाकिस्तान में, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान, और बनावली हरियाणा में है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का तो यही था आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला, हड़प्पा सभ्यता की सफाई और स्वास्थ्य। क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता की सफाई और स्वास्थ्य। हड़प्पा सभ्यता की सफाई और स्वास्थ्य। निम्न आधार से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते थे। हड़प्पावासी स्वास्थ्य का, सफाई और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते थे। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में घरों का गंदा पानी को निकालने के लिए सड़क के किनारे बड़ा नाला बनाया गया था, और शहर का छोटा नाला को सड़क के किनारे बड़े बड़े नालों से मिलाया गया था। क्या हुआ था, हड़प्पा सभ्यता में घरों का गंदा पानी को निकालने के लिए सड़क के किनारे बड़ा बड़ा नाला बनाया गया था, और शहर का छोटा नाला को सड़क के किनारे बड़े बड़े नालों से मिला दिया गया था। बारिश का पानी, क्या बोल रहा है, बारिश का पानी शहर में कहीं इकट्ठा नहीं होता था। क्या बोल रहा है कि बारिश का पानी शहर में कहीं इकट्ठा नहीं होता था, क्योंकि नाले के माध्यम से बारिश का पानी भी शहर से दूर चले जाते थे। कहाँ चले जाते थे, शहर से दूर चले जाते थे बारिश के समय में पानी। आगे देखिए सी क्या बोल रहा है, सी क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में जगह जगह पर टैंक बने हुए थे, जिसमें कूड़ा करकट को इकट्ठा किया जाता था, और कई घरों में इस जगह टाइपिंग देखें, स्नानाघर भी मिले हैं जो स्नान किया हुआ पानी नाले से बाहर निकाल दिया जाता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा वासी सफाई एवं स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते थे। बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कैसे मिली। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कैसे मिला, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के अनेकों स्रोत हैं। क्या है, अनेकों स्रोत हैं। आज अलग अलग स्थानों पर खुदाई करने पर अनेकों चीज़ होने का प्रमाण मिला है। क्या हुआ है, अलग अलग जगहों पर खुदाई करने पर अनेकों चीज़ों का प्रमाण मिला है, जैसे सड़कें, भवनें, गलियां मिलने की जानकारी मिले हैं। मिट्टी के खिलौने, हाथों से बनाई गई मूर्तियां, आभूषण जैसे अनेकों चीज़ मिले हैं। मिट्टी के मुहरों पर धर्मलिपि आदि का ज्ञान भी मिला है। तो ये हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कैसे मिले हैं, तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी ये सब में मिले हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी का वर्णन कीजिए। क्या बोल रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की कृषि प्रौद्योगिकी का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी। प्राप्त प्रमाणों से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, क्योंकि यहाँ के कई स्थानों से अनाज के दाने प्राप्त हुए हैं। क्या था, अनाज के दाने प्राप्त हुए कई स्थानों से। मुहरों पर वृषभ या बैल का चिन्ह मिलना। किस पर, मुहरों पर वृषभ या बैल का चिन्ह मिलना। खेत जोतने के लिए वृषभ का प्रयोग किए जाने का स्वतः साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला है,
खेत जोतने के लिए वृषभ या बैलों का स्वतः साक्ष्य मिला है। चोलिकिस्तान के कई स्थानों बनावली में मिट्टी निर्मित हल के अवशेष मिलना यह अधिक जानकारी बताती है कि खेतों को जुताई हल से होती थी। क्या बोला कि चोलिकिस्तान के कई स्थानों बनावली में मिट्टी निर्मित हल के अवशेष मिलना यह अधिक जानकारी बताती है कि खेतों की जुताई हल से होती थी। कैसे होती थी? हल से खेतों की जुताई होती थी। फसलों की कटाई के लिए पत्थर के औजार होने का स्वतः साक्ष्य मिला है। किसका? फसलों की कटाई के लिए पत्थर के औजार होने का स्वतः साक्ष्य मिला है। आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि हड़प्पावासी फसल काटने के लिए किस औजार का प्रयोग करते थे? तो पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। किसके? पत्थर के औजारे का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि हड़प्पा लोगों के धार्मिक रीति रिवाज का वर्णन कीजिए। क्या बोल रहा है कि हड़प्पा लोगों का धार्मिक रीति रिवाज का वर्णन कीजिए। देखते हैं इसका आंसर क्या बोल रहा है कि हड़प्पाई लोगों के धार्मिक रीति रिवाज का अनुमान उनकी बर्तन और ताम्र पात्रों के चित्रों से मिलता है। किस से मिलता है? धार्मिक रीति रिवाज का अनुमान उनकी बर्तन और ताम्र पात्रों के चित्रों से मिलता है। मातृ देवी ही उनकी मूर्ति थी। क्या थी? मातृ देवी की उनकी मूर्ति मिले हैं। इससे पता चलता है कि मातृ देवी ही उनकी पूज्य देवी थी। एक मूर्ति ऐसी मिला है जो बिल्कुल नग्न है, हाथ में कटार तथा गले में नरमुंडा की माला है। इससे पता चलता है कि लोग देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए नरबलि भी देते थे। यहाँ यह नहीं कहा जा सकता है कि मातृ देवी के लिए मंदिर भी बनाए जाते थे। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि या नहीं, मातृ देवी के लिए मंदिर भी बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो से उनके एक देवता की मूर्ति मिला है जो कि आज के शिव देवता से मिलता जुलता है। तो ये था इसका क्या बोल रहा है हड़प्पा लोगों के धार्मिक रीति रिवाजों का आंसर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना की विवेचना करें। किसके? हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना के विवेचना करें। पहला था सड़क। क्या था? सड़क। हड़प्पा सभ्यता का सड़क पक्की ईंटों से बनाया हुआ था। सड़क के दोनों किनारे चबूतरे बने हुए थे जिस पर लोग बैठकर आराम किया करते थे। क्या थे? सड़क के दोनों किनारे चबूतरे बने हुए थे जिस पर लोग बैठकर आराम किया करते थे। सड़क के दोनों ओर नाले भी बनाए हुए थे। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। बड़े सड़कों को छोटे सड़कों का निर्माण होता था। किससे होता था? छोटी सड़कों का निर्माण बड़े सड़कों से छोटे सड़कों का निर्माण होता था। बी नंबर क्या बोला? नाला। क्या बोला? नाला। हड़प्पा सभ्यता के नगर होने का सबसे प्रमुख कारण वहाँ का नाला था। सड़क के दोनों ओर नाले बने हुए थे जिसके कारण शहर का पानी नाले के माध्यम से दूर चले जाते थे। वहाँ के नालों को देखकर यह कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का एक नगरीय सभ्यता भी थी। क्या थी? हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता भी। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि भवनें। आगे बोल रहा है कि भवनें। हड़प्पा सभ्यता का भवन बहुत ही आकर्षक और बहुत ही सुंदर था। क्या था? बहुत ही आकर्षक और बहुत ही सुंदर था। वहाँ के भवन पक्की ईंटों से बनाया था। किससे बनाया था? पक्की ईंटों से बनाया था। इस प्रकार वहाँ की भवनें को देखकर कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। और लास्ट था डी नंबर क्या बोल रहा है? लास्ट नंबर और एक है स्नानागार। मोहनजोदड़ो के एक स्नानागार मिले हैं। इस स्नानागार में एक साथ कई आदमी स्नान कर सकता था। यह स्नानागार पक्की ईंटों से बनाया हुआ था। स्नानागार के चारों तरफ एक एक कमरा बनाया हुआ था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का स्नानागार होने का प्रमुख कारण मोहनजोदड़ो हैं। मोहनजोदड़ो का स्नानागार हैं क्योंकि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था।
क्या था? मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। और ई नंबर था कि अन्नागार। हड़प्पा सभ्यता के नगर होने का प्रमुख कारण वहाँ का अन्नागार था। हड़प्पा के कई स्थानों के से अन्नागार मिला है। इससे वहाँ के लोग अनाज रखते थे। इसमें वहाँ के लोग क्या रखते थे? अनाज रखते थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कि हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना की विवेचना करें। तो ये था इसका सटीक सा आंसर। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसको आप नोट भी कर लीजिए। जितना सारे क्वेश्चन बताए हैं सबको नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। 15 बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कौन कौन से कारण थे। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कौन कौन से कारण थे? पहला था बाढ़। क्या था? बाढ़। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ आने के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? बाढ़ आने के कारण हुआ। कई इतिहासकारों का यह मानना था कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आ गया है। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आ गया और सभी लोग डूबकर मर गए। क्या हो गए? सभी लोग बाढ़ में डूबकर मर गए। इस सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण बाढ़ है। क्या है? बाढ़ है। बी नंबर क्या बोल रहा है कि महामारी। हड़प्पा सभ्यता के पतन होने का एक भी ये भी कारण है कि महामारी। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन महामारी के कारण हुआ। किसके कारण? महामारी के कारण। महामारी होने के कारण वहाँ के सभी लोग बीमार हो गए और वहाँ के सभी लोग मर गए और इस सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण महामारी है। क्या है? महामारी भी एक कारण था हड़प्पा सभ्यता के पतन का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सी नंबर क्या बोल रहा है। सी नंबर बोल रहा है कि भूकंप तथा भूस्खलन। क्या है? भूकंप तथा भूस्खलन। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन भूकंप और भूस्खलन के कारण हुआ है। भूकंप आने के कारण वहाँ की सभ्यता नीचे दब गई और इस सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण भूकंप तथा भूस्खलन है। क्या है? भूकंप तथा भूस्खलन। हड़प्पा सभ्यता का पतन होने का ये भी कारण था भूकंप तथा भूस्खलन। डी नंबर क्या था कि विदेशी आक्रमण। क्या था? विदेशी आक्रमण। कई इतिहासकारों का मानना है कि विदेशी आक्रमण के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का पतन होने का एक प्रमुख कारण है। क्या है? विदेशी आक्रमण। कई इतिहासकारों का कहना है कि विदेशी आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन होने का एक प्रमुख कारण है। दूसरे देश ने हड़प्पा सभ्यता पर आक्रमण किया और यह सभ्यता का पतन हो गया। तो ये था हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। ये आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को रोक करके, क्योंकि नोट करने क्या हुआ कुछ सारे क्वेश्चन जल्दी याद होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक आर्थिक एवं धार्मिक जीवन की विवेचना करें। क्या बोल रहा है? सामाजिक के आर्थिक धार्मिक जीवन की विवेचना करें। ये क्या बोल रहा है? सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन बहुत ही अच्छा था। यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। यहाँ के घरों में ताला नहीं लगाया जाता था। यहाँ के कुछ घरों का दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता था। यह समाज एक नगर जैसा था। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन बहुत ही उत्तम था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। बी देखिए क्या बोल रहा है। बी नंबर धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन बहुत ही उत्तम है। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन बहुत ही उत्तम। यहाँ के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। किसका पूजा करते थे? यहाँ के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। यहाँ एक भी मूर्ति नहीं मिला है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ के लोग शिव भगवान की पूजा करते थे। किसकी? शिव भगवान की पूजा करते थे। यहाँ के लोग स्त्री को सम्मान करते थे। किसकी सम्मान करते थे? स्त्री की सम्मान करते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक जीवन बहुत ही उत्तम था। क्या था? बहुत ही उत्तम था। सी नंबर देखिए क्या बोला है। सी नंबर आर्थिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती क्या करते थे? यहाँ के लोग व्यवसाय भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता के कई बंदरगाह मिले हैं जहाँ से व्यापार होते थे। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता से की जाती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वहाँ के लोगों का
आय का मुख्य स्रोत कृषि एवं व्यापार था। तो प्यारे बच्चों, ये था क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का संपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जो कि आप देख लीजिएगा इसको। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाले प्रत्येक सब्जेक्ट का वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। कल क्या होगा, कल आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का क्लास कल होगा। तो कल मिलते हैं ऑब्जेक्टिव के क्लास में। इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव संपूर्ण क्लियर कर देंगे, इसके बाद ही दूसरा टॉपिक को चालू करेंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।